हेलो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये साइंस की दूसरी क्लास करेंगे। इसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और ये क्लास जो है वो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन क्या है कि मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि जो मिट्टी का बना हुआ वो जल्दी उसमें पानी रखते हैं तो जल्दी ठंडा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए है मिट्टी के घड़े की ऊष्माधारिता अधिक होती है। मिट्टी के जो घड़े की जो ऊष्माधारिता होती है वो अधिक होती है। ऑप्शन बी है मिट्टी का घड़ा ऊष्मा का अच्छा विकिरण है। ऑप्शन सी है घड़े के छिद्र से जल बाहर आकर वाष्पित होते हैं। ऑप्शन डी है घड़ा जल का ऊष्मा को घड़ा जो होता है वो जल के ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेता है। तो इसमें पूछा है कि जो मिट्टी के बने घड़े होते हैं उसमें अगर हम पानी रखते हैं तो वो जल्दी ठंडा क्यों हो जाता है? तो वो इसलिए हो जाता है कि जो घड़े के छिद्र होते हैं उससे जल बाहर आकर के वाष्पित होता है, इस वजह से घड़े का जो पानी होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसका सही आंसर इसमें ये है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, घड़े के छिद्र से जल बाहर आकर वाष्पित होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है क्योंकि पंखा जब हम ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों के दिनों में फ़ैन के नीचे बैठते हैं तो उसमें हमें सुख की प्राप्ति होती है। वो क्यों ऐसा होता है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए है हमें ठंडी हवा प्रदान करता है। ए है हमें ठंडी हवा प्रदान करता है। बी है हमारे चारों ओर हवा की गति लाकर शरीर के पसीने को वाष्पन में वृद्धि कर देता है। ऑप्शन सी है संवहन धारा उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी है हवा उत्पन्न करता है जो हमारे शरीर की ऊष्मा को हमसे दूर ले जाता है। तो इसमें दिया है कि क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर के शरीर के पसीने को वाष्प में वृद्धि कर देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने को वाष्पन में वृद्धि कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का क्या होता है कि हमें अधिकतम पसीना आता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है तापमान अधिक और वह शुष्क हो। बी है तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो। ऑप्शन सी है तापमान कम हो और वह आर्द्र हो। ऑप्शन डी है तापमान कम हो वह शुष्क हो। तो इसमें दिया है हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो। वायु का तापमान अधिक रहेगा और वह आर्द्र रहेगा तो हमें अधिकतम पसीना आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है। ऐसा क्यों होता है कि तालाब में जो ऊपरी सतह पर जो जल है वो गर्मी के दिनों में भी ठंडा होता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सतह का जल वाष्पित होता है और परिणाम स्वरूप ठंडा हो जाता है। ऑप्शन बी है जल की सतह द्वारा अवशोषित ऊष्मा तल की ओर संचरित हो जाती है। ऑप्शन सी है तली का
जल ठंडा होता है और संवहन धारा से ऊपर आ जाता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त जैसा कोई कारण नहीं है। तो तालाब की जो ऊपरी सतह का जल है वो गर्मियों के दिनों में क्यों ठंडा रहता है? वो इसलिए रहता है कि सतह का जल वाष्पित होता है और परिणाम स्वरूप ठंडा हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप पर इसमें क्या होगा? वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ताप पर निर्भर नहीं होता है। ऑप्शन बी है ताप में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। ऑप्शन सी है ताप में वृद्धि के साथ कम हो जाती है। ऑप्शन डी है ताप में वृद्धि के साथ घटती बढ़ती रहती है। तो इसमें क्या है? वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से किसका मापन किया जाता है? तो ऑप्शन ए है द्रव का आपेक्षित घनत्व। ऑप्शन बी है दूध की परिशुद्धता। ऑप्शन सी है आपेक्षित आर्द्रता। ऑप्शन डी है वायुमंडलीय दाब। तो जो आर्द्रता मापी यंत्र है इसकी सहायता से आपेक्षित आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक ऑप्शन इसमें दिया है। ए है सदैव ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बी है वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। सी है जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। डी है आपेक्षित आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो जल का जो क्वथनांक होता है वो वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होती है? तो इसमें ऑप्शन दिया है। ए है सूर्य से। बी है समुद्र से। सी है अंतरिक्ष से। डी है वायुमंडल से। तो जो हमें ऊर्जा है वो सीधे प्राप्त होती है वो किससे होती है? सूर्य से होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से किस प्रकार भिन्न है कि जो प्रकाश की तरंग है वो ध्वनि तरंगों से किस प्रकार भिन्न है? दोनों में अंतर क्या है? किस अंतर के कारण दोनों अलग अलग हैं? तो ऑप्शन ए है प्रकाश की तरंग विद्युत चुंबकीय है किंतु ध्वनि तरंगे नहीं। बी है प्रकाश तरंग जल में गमन करती है किंतु ध्वनि तरंगे नहीं करती। सी है प्रकाश सभी माध्यम में समान वेग से चलता है। डी है प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण पैदा होता है ध्वनि तरंगों में नहीं होता है। तो इसमें दिया है कि प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से किस प्रकार भिन्न है। ये इसमें प्रकाश की जो तरंग होती है वो विद्युत चुंबकीय होती है किंतु ध्वनि तरंगे में नहीं होता है ऐसा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। क्वेश्चन है कि किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। ऑप्शन इसमें दिया है। पहला ऑप्शन है ए है इसमें परावैंगनी, बी है प्रकाश किरणें, सी है गामा किरणें, डी है अवरक्त इंफ्रारेड किरणें। तो इसमें कौन सी ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिनका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है। तो इंफ्रारेड जो ये अवरक्त किरणें होती हैं, इनका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे लंबा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। अवरक्त तरंग है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। कितना होता है 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻³ मीटर तक होता है। इसकी खोज किसने की थी। हर्शेल ने इसकी खोज की थी। हर्शेल के द्वारा इसका खोज किया गया था। परावैंगनी किरणें यूवी रे की खोज रिटर के द्वारा किया गया है। इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻7 मीटर तक होता है। गामा किरणों की खोज बैकुरल के द्वारा किया गया है जिसका तरंगदैर्घ्य 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक होता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचालित होता है जिसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। प्रकाश के फोटॉन का सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है जिसे फोटॉन कहते हैं। वायु का निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे कहते हैं। वायुमंडल की वह परत कौन सी है जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित कर देती है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है समताप मंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है आयन मंडल और बी ऑप्शन जो है वो क्षोभ सीमा है। सी ऑप्शन है आयन मंडल और डी है क्षोभ मंडल। तो जो वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित कर देती है वो मंडल उसे हम आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल जो होता है वो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रात्रि में रेडियो रिसेप्शन अभिग्रहण में कुछ सुधार क्यों हो जाता है। रात्रि में रेडियो रिसेप्शन में कुछ सुधार क्यों हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ए है रात्रि में बाहरी शोर बहुत कम हो जाता है, बी है दिन की अपेक्षा रात्रि में कुछ ही रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट करते हैं, सी है दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट की कुछ सीमा तक प्रभावित करता है और जो ऑप्शन डी है वो रात्रि में पृथ्वी का चुंबकीय बल क्षेत्र कम तीव्र हो जाने के कारण ब्रॉडकास्ट को कम प्रभावित कर पाता है। तो रात्रि में रेडियो रिसेप्शन में कुछ सुधार क्यों हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारण नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए है सिग्नल की जो तीव्रता होती है वो कम होती है। ऑप्शन बी है एंटीना की सामर्थ्य कम होती है। सी है वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं। ऑप्शन डी है पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसमें दिया है कि टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाता है। वो इसलिए होता है कि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडार का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रिसीवर में सिग्नल प्राप्त होने के लिए करते हैं। बी है ग्रह की गति का अध्ययन करने हेतु करते हैं। बी है कि ग्रह की गति का अध्ययन करने हेतु करते हैं। सी है वायुयान जैसी वस्तुओं का पहचान व स्थिति निर्धारण करने हेतु करते हैं। और डी है सूर्य के धब्बों का अध्ययन करने के लिए करते हैं। तो रडार का यूज़ वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान करने के लिए, स्थिति निर्धारण करने के लिए करते हैं। उनकी ऊंचाई क्या है, उनकी स्थिति क्या है और कितनी दूरी पे हैं, और इससे मौसम का भी पता लगाया जाता है रडार से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो रडार है इसका आविष्कार किसने किया था, सर रॉबर्ट वाटसन वॉट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंद कमरे की खिड़की में एक छोटा छिद्र कमरे से बाहर की वस्तुओं का कमरे की सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, इसका कारण क्या है। बंद कमरे में खिड़की से एक छोटा सा छिद्र कमरे से बाहर वस्तुओं का कमरे की सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, इसका कारण क्या है। ए है प्रकाश की किरण का छिद्र में प्रवेश के पश्चात पारस्व परिवर्तन हो जाता है। बी है प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण होता है। सी है छिद्र का उत्तल लेंस के रूप में कार्य करना। और डी है छिद्र का प्रिज्म के रूप में कार्य करना। तो इसमें दिया है कि बंद कमरे में खिड़की में एक छोटा सा छिद्र कमरे के बाहर की वस्तु का कमरे के सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसका कारण ये है प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण के कारण होता है। प्रकाश के ऋजुरेखीय संचरण के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। जब पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ऑप्शन ए है कोई भाग नहीं, बी है किरीट, सी है वर्णमंडल और डी है प्रकाश मंडल। तो जब इसमें सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण होता है में सूर्य का जो भाग होता है वो किरीट वाला भाग दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब। समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है, पटल पर बन सकता है, वस्तु से जरा सा छोटा बनता है। जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होगा, वो हमेशा आभासी होता है। इसके कुछ बारे में जानेंगे अभी। और इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, आभासी होगा। इसमें क्या है,
समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है, अर्थात इस दर्पण के सामने खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए तो पार्श्व उल्टा के कारण उसे प्रतिबिंब में अपना बायां हाथ ऊपर उठता दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई, जो अगर कोई भी व्यक्ति है अपना पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहता है तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई ऑप्शन ए है व्यक्ति की लंबाई के बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन बी है व्यक्ति की लंबाई से थोड़ा अधिक होना चाहिए। ऑप्शन सी है व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ऑप्शन डी है व्यक्ति की लंबाई की 1/4 होनी चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति के लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वेग से जा रहे हों तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस वेग से आएगा? तो इसमें वस्तु और वेग में क्या संबंध होता है वो फॉर्मूला देखेंगे पहले। जैसे यहाँ पे समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और इधर क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्या है? 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से इधर ये जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से। दोनों की चाल क्या है? समान है। और ये प्रतिबिंब है तो ये अपोजिट है इसके, तो इसलिए ये भी 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से होगा, लेकिन ये माइनस में होगा। माइनस में 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ये भी आएगा। दोनों का क्या है? चाल सेम है। और इसमें क्या होगा? जो ये यहाँ पे जो वस्तु रखी हुई है इसका जो वेग है वो v होगा। इसको हम v o से दिखाते हैं। यहाँ पे समतल दर्पण है, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। ये 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से आ रहा है और ये माइनस में इसका प्रतिबिंब उल्टा आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से, मीटर प्रति सेकेंड की वेग से। तो ये क्या होगा? v, इसको v o से दिखाएंगे, इसको v i से दिखा देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा v o i इक्वल टू v o माइनस v i। तो v i का मान कितना था? -10 था और v o का मान कितना है? 10 है। तो 10 माइनस 10 रखेंगे तो इसमें कितना होगा? दोनों को ऐड कर देंगे, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 + 10 तो इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आएगा। तो इसमें सही क्या है? ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे की अगल बगल की 2 दीवारों पर समतल दर्पण लगे हैं और आप कमरे में हो तो आपको दिखाई देने वाला प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? कमरा है, कोई कमरा है और कमरे के जो अगल बगल हैं की दीवार हैं उस पर समतल दर्पण लगे हुए हैं और आप कमरे में हैं तो आपको जो दिखाई देगा प्रतिबिंब वो कितना होगा? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 2 होगा, बी है 3 होगा, सी है 4 होगा और डी है अनगिनत अनंत होगा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनगिनत अनंत होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है।